नमस्कार साथियों, वेलकम टू एक्सियम। तो आज का जो हमारा विषय हमने या जो आज सब्जेक्ट जो चूज किया है कंटिन्यूएशन के अंदर ही है। प्रोजेक्ट जो हम कर रहे थे, हमने रिटायरमेंट पॉलिसी के ऊपर बात करी। हमने लास्ट जो हमारा सेशन था, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तो हमारा रेरा के ऊपर था, डिटेल्ड वीडियो बनाई थी हम लोगों ने। तो आज दीनदयाल जन आवास योजना हरियाणा गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके ऊपर थोड़ा सा उस पर लाइट डालेंगे, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे कि एक्चुअल में वो होता क्या है। सीरीज का नाम ही है कि आखिर है क्या। जैसे आखिर है क्या रह रहा, आखिर है क्या, तो उसके अंदर यह है कि आखिर है क्या दीनदयाल जन आवास योजना। तो चलिए आज बात करते हैं। इसको क्या है कि राधा देन की इकट्ठा एक बारी में आपको सब बताएं, उसके लिए हम हमेशा की तरह क्या किया, इसको हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट मतलब पॉइंट्स के अंदर हम आपको डिस्कशन करते समय बताएंगे। आप नोट करना चाहे नोट भी कर सकते हैं। डिटेल जो बोल्ड पॉइंट होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन हाइलाइट्स होती है किसी एक स्कीम की या प्रोजेक्ट की, वो अगर आप एक बार सुनेंगे, समझेंगे, नोट डाउन कर लेंगे तो आपको कंप्लीटली पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये है क्या। तो दीनदयाल जन आवास योजना जो है DDJAY के नाम से जनरली इसकी शॉर्ट फॉर्म कर देता है। ओरिजिनली ऑफिशियली जो है वो लॉन्च की गई थी 1 नवंबर 2016 को। हरियाणा गवर्नमेंट की ये स्कीम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट से किया था, लेकिन ये है स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट की। सेलिब्रेट कर रहे थे उसमें गोल्डन जुबली 2016 के अंदर हरियाणा के बारे में, तब ये लॉन्च कर दी थी 2016 में, सेम जैसे 2016 के अंदर रेरा को लॉन्च किया गया था। अब ओरिजिनली ये स्कीम जो थी उसको डिजाइन इसलिए किया गया था जस्ट टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस। अब अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस कहां पर दिए जाएं? लो या मीडियम पोटेंशियल टाउन्स के अंदर। इनिशियली इसको ध्यान में ये रखा गया था कि गुड़गांव फरीदाबाद को छोड़कर बाकी शहर जैसे पानीपत हो गया, करनाल हो गया, हिसार हो गया, फरूख नगर हो गया, रेवाड़ी हो गया, तो ऐसे शहर जो कि मीडियम या लो या मीडियम पोटेंशियल वाले टाउन है, वहां पर इसको लॉन्च किया जाए। और रीजन क्या था? रीजन ये था कि देखिए, हर बार आप देखते हैं जैसे इलेक्शन आने होते हैं तो सरकार कहती है, उस स्टेट की सरकार कहती है कि हम 10, 20, 50 अनऑथराइज कॉलोनी को हम रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकली मोटिव होता है इसके पीछे। लेकिन इन स्कीम्स के पीछे क्या था कि कुछ ऐसे लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आपका हुडा ऑथराइज या हुडा के अंदर या ऑथराइज रेसिस कॉलोनीज के अंदर घर लेना, तो उनके लिए रादर देन कि आप अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर आप घर लें, जगह लें या उनको बढ़ाने, तो हटाने के लिए, उनको कम करने के लिए ये स्कीम को लाया गया था। और ये प्रमोट करने के लिए कि आपके पास एक प्लान्ड डेवलपमेंट एरिया हो हरियाणा के अंदर एटलीस्ट। तो अनऑथराइज कॉलोनीज को साइड पे करने के लिए, हटाने के लिए या कम करने के लिए, और प्लान्ड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये दीनदयाल जन आवास योजना पोस्ट में लाई गई थी 1 नवंबर 2016 को। टारगेट एरियाज मैंने आपको जैसे बताया था, टारगेट एरियाज वही थे जहां पर मतलब दीनदयाल जन आवास योजना के अलावा भी जैसे गुड़गांव के अंदर अनअफोर्डेबल हो गया था मिडिल इनकम बायर्स के लिए। हाई वैल्यू रीजन से फरीदाबाद के अंदर जगह की आप कीमत देख लीजिए, 1 एकड़ की एक प्लॉट के लिए आपको स्क्वायर यार्ड्स के अंदर भी बात करते हैं तो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे स्टार्ट हो रहे थे उस समय में। आज तो ये 3.5, 4 लाख तक पर स्क्वायर यार्ड की पहुंच चुकी है। तो ऐसे एरिया में जहां पर अभी जमीन की कीमत जो है वो एज कंपेयर टू गुड़गांव फरीदाबाद कम थी, वहां पर उनको ध्यान में रखते ये शुरू किया गया। हालांकि बाद में ये जो लाइसेंसेस थे वो गुड़गांव फरीदाबाद के अंदर भी एप्लीकेबल हो गए थे, पर 2023 यानी कि पिछले साल से ही, अप्रैल 2023 से ही गुड़गांव और फरीदाबाद के लाइसेंसेस जो थे, जो दीनदयाल जन आवास योजना के लिए दिए जा रहे थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। यही नहीं, दिसंबर 8, पर्टिकुलर डेट बता रहा हूं मैं आपको, 8 दिसंबर 2022 तक जिन्होंने अप्लाई भी किया था वो भी लाइसेंस वापस कर दिए गए थे, रिटर्न कर दिए गए थे। गुड़गांव और फरीदाबाद की बात मैं कर रहा हूं मैं। तो टारगेट एरियाज आपको डिफाइन कर दिए कि किनको ध्यान में रख के किया था। हुए थे शुरू यहां पर भी हुए थे, लेकिन पिछले साल से इसको यहां पर सस्पेंड कर दिया गया था। फोकस वही लो और मीडियम पोटेंशियल टाउन्स थे। और रीजन क्या था? अफोर्डेबिलिटी, बेटर अफोर्डेबिलिटी ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम के लिए। और
प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, वो था। उसके लिए सॉल्यूशन देने के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया, दीनदयाल जन आवास योजना, प्रमोट करने के लिए, प्लान्ड डेवलपमेंट्स प्रमोट करने के लिए। अब फिर इसके लिए गाइडलाइंस भी बनाई गई थी, कम्युनिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया था। 2022 तक तो ये था कि देखिए कि जो भी आप लैंड पार्सल, जितने भी लैंड पार्सल, जितना मतलब 5 से 15 तक इस पे हम आएंगे, उसमें से 10% तो आपका जो लाइसेंस्ड कॉलोनी होगी इस दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर, उसका 10% आपको गवर्नमेंट की हेल्प के लिए, गवर्नमेंट की हेल्प यानी कि कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए आपको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ना ही पड़ेगा। अब ध्यान से समझिएगा, मतलब पार्क्स हो गए, या आप उसमें स्कूल भी बना सकते हैं, या बाकी की अदर पब्लिक एमिनिटीज भी दे सकते हैं, तो आप उसका फ्री एरिया बोलेंगे इनको, और उनका चार्ज नहीं कर सकते। बिल्डर डेवलपर अपनी जेब से पैसे लगा के वो बना सकता है, पर उसका बोझ जो है वो बायर के सिर नहीं डाल सकता। बायर से आप नहीं ले सकते कि देखो मैंने स्कूल बनाया, देखिए मैंने पार्क बनाया, देखिए मैंने अपनी पब्लिक एमिनिटीज के लिए बनाया। ये गवर्नमेंट का दे, और वो भी ये नहीं है कि आप छोटा सा बना दे, जो भी आपका लाइसेंस एरिया वो उसका एटलीस्ट 10% आपको ये कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। फिर इसके अंदर एक और 2023 के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने एक एडिशनल कैप लगा दी इसके अंदर, ठीक है। अब वो कैप जो थी वो जगह को लेकर थी कि एग्जांपल के तौर से समझाता हूं, तो फर्ज कीजिए एक हम पानीपत की बात करते हैं, फर्ज कीजिए कि 100 एकड़ का पानीपत है, फर्ज कीजिए, तो 100 एकड़ के रेजिडेंशियल जोन जो है उसमें से केवल 10 एकड़ ही आप दीनदयाल जन आवास योजना को लाइसेंस दे सकते हैं, 10%। ऐसा नहीं कि पूरे शहर का शहर आपने दीनदयाल जन आवास योजना के लिए आपने एलोकेट कर दिया। अब उस शहर के अंदर अंदर अलग अलग सेक्टर्स हैं, अब और अंदर चलिए, ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर में सारा दीनदयाल जन आवास योजना बना दो भैया। 10 सेक्टर हैं तो 10 में से एक सेक्टर जो शहर के बिल्कुल नजदीक है सारा उसमें दीनदयाल काट दो, ऐसा भी नहीं है। तो टोटल 100 एकड़ का 10 एकड़, और एक सेक्टर में मान लीजिए उसमें सेक्टर नंबर 3 जिसकी हम एग्जांपल देते हैं, उस सेक्टर नंबर 3 अगर मान लीजिए 50 एकड़ का है, तो डेवलपर उस टोटल 50 एकड़ में से केवल 20 एकड़ यानी कि 40% जो है वो ही प्रोजेक्ट ला सकता है दीनदयाल जन आवास योजना के। तो इसको बहुत तरीके से, सलीके से बैलेंस बना के डेवलपमेंट का ये बनाया गया। 100 एकड़ में से 10 एकड़ टोटल, और एक पर्टिकुलर सेक्टर में से अगर 50 एकड़ है तो उसका में से केवल 20 एकड़ यानी कि उस पर्टिकुलर सेक्टर का 40% आप इसके लाइसेंस के अंदर बना सकते हैं दीनदयाल जन आवास योजना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लोग यहाँ पर थोड़ा सा चूक कर जाते हैं, मैं चाहता था ये आप जरूर समझिए। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इसके अंदर कि चलिए पॉइंट नहीं है, तो रीजन वही था कि गुड़गांव फरीदाबाद के अंदर तो ये स्कीम तो थी, रोक दी गई। फोकस अभी भी स्मॉलर टाउन्स के लिए, जो छोटे शहर जहां पर अभी भी उतना प्राइस रेंज नहीं हुआ, तो वहां पर लोगों को एनकरेज करने के लिए, डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए, ऐसे शहर जो पहले ओवरलुक कर दिए जाते थे, उनका ध्यान नहीं था, तो वहां पर सरकार चाहती थी लोगों का, इन्वेस्टर्स का रुझान वहां पर भी बढ़े। जहां पर अभी अफोर्डेबिलिटी की गोल्स जो होते हैं वहां पर वो मीट नहीं किए हैं, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से उन शहरों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। यहाँ से तो अब मैंने आपको बताया जैसे 2023 के अंदर इसको सस्पेंड कर दिया गया था। अब उसके बाद फिर चलिए आपको मैंने प्लॉट एरिया बता दिया कि कितने के अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कितने में लाइसेंस ले सकते हैं। फिर प्लॉट के जो साइजेस थे वो भी निर्धारित कर दिए गए, प्लॉट के साइजेस थे। तो प्लॉट की जो साइजेस इसके अंदर लाइसेंस के अंदर आप बना सकते हैं वो 60 स्क्वायर मीटर से स्टार्ट होते हैं। अगर आप स्क्वायर यार्ड कह रहे हैं तो तकरीबन 72 स्क्वायर यार्ड, 72 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होते हैं, और मैक्सिमम जो जाते हैं वो 150 स्क्वायर मीटर के जाते हैं। कई बार मैं स्क्वायर मीटर इसलिए बता रहा हूँ, कई बार लिखित के अंदर ना स्क्वायर मीटर के अंदर चलता है, तो आप लोगों के लिए ये जानना भी बराबर जरूरी है कि 150 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, एग्जैक्ट अगर बात करें तो 179 पॉइंट समथिंग आता है, तो 179 ही बोलते हैं। 180 स्क्वायर यार्ड से कम तो 60 स्क्वायर मीटर टिल 150 स्क्वायर मीटर का एक ब्रैकेट रख दिया गया कि मैक्सिमम आप 150 स्क्वायर मीटर तक ही जा सकते हैं दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर अगर आप प्लॉट को डेवलप करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर सोनीपत की बात कर रहे हैं बार बार, तो सबसे छोटा प्लॉट जो होगा वो 72 स्क्वायर यार्ड का होगा, 72 स्क्वायर यार्ड का होगा, और जो बड़ा प्लॉट होगा वो 179 स्क्वायर यार्ड का होगा, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। ये आपको मैंने प्लॉट साइजेस बताया था। अब इन प्लॉट साइजेस के लिए, अच्छा चलिए एक पॉइंट रह गया था, वो पहले बताना था कि ये जो लाइसेंस है उसके लिए परमिसिबल एरिया कितना होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम। अगर आपने कोई आपके पास लैंड पार्सल है और आपने दीनदयाल जनवास योजना के अंदर उसका लाइसेंस लेना है, तो मिनिमम लैंड पार्सल जो है वो 5 एकड़ का होना चाहिए। जो जगह, जो जमीन आपके पास होनी चाहिए जिसके लिए आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, वो कम से कम 5 एकड़ की होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 15 एकड़ की होनी चाहिए इस दीनदयाल जनवास योजना के अंदर। अब एक और बात करते हैं, एक जो बार बार हमने ये भी सुना होगा डेंसिटी के, इसमें डेंसिटी का भी नॉर्म बनाया था। एक जगह के लिए टीओडी के लिए डेंसिटी का अलग नॉर्म है, अफोर्डेबल के लिए अलग नॉर्म है, और नॉर्मल आपका कोई लाइसेंस लेके तो उसके अलग नॉर्म है। लेकिन दीनदयाल जनवास योजना के अंदर जो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, जिसको हम पीपीए भी बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, पीपीए आपने कहीं पर पढ़ा होगा, पीपल पर एकड़, तो उसके लिए बताया गया कि 240 से लेकर 400 तक, 240 till 400। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका प्लॉट, आपका लैंड पार्सल 10 एकड़ का है, तो वो इस ढंग से बनाया जाए ताकि वो 4000 लोग तक अकोमोडेट कर सके, एंड दैट टू while leaving sufficient room for the parks and the pathways and all this stuff, amenities जो मैं बता रहा हूं। और ये लाइसेंस जो है, एक और जो हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट था 1975 का, तो उसके अंदर भी ये आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट 1975 का जो एक्ट था, सारे लाइसेंस लेते हैं, तो आपका ये लाइसेंस भी उसके अंदर होना चाहिए। अब एक और चलिए डेंसिटी की बात करिए, फिर एफएआर की बात करते हैं। तो इसके अंदर एफएआर कितना दिया गया था, तो जो भी आप लैंड पार्सल का लाइसेंस दीनदयाल जनवास योजना के अंदर आप लेंगे, अब लेंगे तो क्या छोटे चारों के लिए अभी भी ले सकते हैं, तो वहां पर एफएआर आपको 2.0 का मिलेगा, मतलब 2.0 बोल देते हैं। मतलब टोटल बिल्डेबल जो एरिया होगा दैट कैन बी ट्वाइस द साइज ऑफ द प्लॉट का जो एरिया है उससे दुगना है। 2 एफआर का मतलब ये होता है, फर्ज कर लीजिए कि 1 एकड़ का कोई प्लॉट है जो कि 4047 स्क्वायर मीटर का होता है, 4047 स्क्वायर मीटर जो होता है, तो वहां पर बिल्डर जो है जो कंस्ट्रक्शन कर सकता है वो इसका डबल, यानी कि 8094 स्क्वायर मीटर का फ्लोर स्पेस बना सकता है। तो एफआर जो था वो 2.0 का एफआर है इसके अंदर, दीनदयाल जनवास योजना के अंदर। और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट होता है जिसको हम ग्राउंड कवरेज कहते हैं। तो ग्राउंड कवरेज इसके अंदर 65% है। ग्राउंड कवरेज भी अलग अलग लाइसेंस में अलग अलग होती है, तो 65% ऑफ द ग्राउंड कवरेज, और फिर 65 के बाद भी आप वो अलाउ करता है कि सफिशिएंट कंस्ट्रक्शन बन जाती है, 65 के अंदर ठीक ठाक बन जाती है, अच्छी बन जाती है, और तब भी आपके पास कम्युनिटी अम्यूनिटीज के लिए, जो कम्युनिटी को देने के लिए मैंने आपको बताया था, स्कूल बनाना है, आपने पार्क्स बनाने हैं, जो भी है उसके लिए फिर भी आपके पास जगह बचती है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर मान लीजिए 100 स्क्वायर मीटर का आपका प्लॉट है, तो उसमें अप टू 65 स्क्वायर मीटर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो 100 में से 65 गया, 35 बचा, तो 35 स्क्वायर मीटर फिर भी आपका ओपन स्पेस बच जाएगा। बैलेंस बनाया था। तो ग्राउंड कवरेज एफएआर बता दिया आपको मैंने, डेंसिटी बता दिया आपको, पीपीए जो मैंने आपको बताया था। अब ग्राउंड कवरेज जो था, ग्राउंड कवरेज है वो 65% है। तो 100 स्क्वायर मीटर प्लॉट के ऊपर 65 स्क्वायर मीटर जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तब भी आपको 35 स्क्वायर मीटर जलती है वो आपको ओपन स्पेस मिल जाएगी। अगेन वो रीजन क्या था, अफोर्डेबल प्राइसिंग के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए कंट्रोल करने के लिए, ताकि रेगुलेट तो हो सके ना प्राइसेस। इन्फ्लेटेड रेट्स के ऊपर हर एक आदमी नहीं खरीद सकता गुड़गांव के अंदर या फरीदाबाद के अंदर, तो प्राइसेस को रेगुलेट करने, कंट्रोल नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं लगा सकते, एटलीस्ट हेल्प तो कर सकते हैं उसको रेगुलेट करने में, तो ताकि कोई अगर खरीद सके, किसी के पास उतना पैसा नहीं है कि गुड़गांव के प्राइम सेक्टर में खरीदे, तो वो अपना एक घर तो खरीद सके ना। फिर इसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक और बनाया, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी अलाउ कर दिए।
जो कि अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, कई जगह में दोबारा पास हो गया है। विद परमुटेशन कॉम्बिनेशन की सड़क की सामने चौड़ाई इतनी होनी चाहिए और ऐसा के साथ में बना होना चाहिए। पर दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर आपको बता दिया कि बिल्डर जो है वो स्टिल्ट के साथ यहाँ पर 4 मंजिल स्टिल्ट +4 की कॉन्फ़िगरेशन के साथ फ्लोर के ऊपर बना सकता है, यहाँ पर फ्लोर बना सकता है। अब इसका फायदा क्या होगा? यूजेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप, प्लस रेंटल पोटेंशियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोना के किसी ने बनाए, स्टिल्ट के साथ 4 मंजिल बनाए, 2 फ्लोर, एक पे खुद रह रहे हैं, एक पर उनका फैमिली रह रही है, मतलब पुत्र रह रहे हैं, पुत्र वधू रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं, तो बाकी 2 आप रेंट के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसीलिए ही स्टिल्ट के साथ वो 4 मंजिल आपकी अलाउ कर दी गई। फिर आपने ये सुना होगा कि हर दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर एंटर करते ही या यहाँ पर उसके कमर्शियल होती हैं, शॉप्स बनाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा क्या गया कि यहाँ पर जो इस प्लान के अंदर जो कमर्शियल स्पेसेस हैं या कमर्शियल शॉप्स बनेंगी, उनको कमर्शियल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना आप कमर्शियल अलग से बनाने या शॉप्स बना रहे तो उसके लिए फिर से कमर्शियल लाइसेंस लें। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट है चाहे फ्लोर है, उसके साथ अगर जो आपको कमर्शियल शॉप्स दुकानें निकालनी है आपने, उसके लिए अलग से आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। जो डेली नीड की शॉप्स होती हैं जो सेटअप किया जाता है कॉलोनीज के अंदर, दे डू नॉट रिक्वायर एनी ऑफ द कमर्शियल लाइसेंस। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ग्रोसरी स्टोर्स खुलते हैं, मेडिकल शॉप्स खुल जाती हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स खुल जाते हैं वहां पर रहने वाले लोगों के लिए, तो उसके लिए आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा कोई कमर्शियल लाइसेंस। अच्छा, एक और बात इसके अंदर आप पोजेशन से रिलेटेड नोट कर लीजिएगा। तो पोजेशन के लिए भी टाइमलाइन इसमें फिक्स कर दी गई कि जिस दिन आप इसके अंदर लाइसेंस लेते हैं, आप रेरा लेते हैं, वहां से 7 साल दिए जाएंगे। 7 years दिए थे आपको इसमें पोजेशन की डिलीवरी के लिए। और वो भी क्या थे, जस्ट टू मेक श्योर आप डिलेज को अवॉइड कर रहे हैं। फर्ज कर लीजिए आज 2024 के अंदर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसको 2031 6 और 1 7 साल 2031 के अंदर आपको पोजेशन देना पड़ेगी। ये मैक्सिमम की तरफ बायर्स को जो है एक सर्टेनिटी तो होना भी, यहाँ नहीं तो कब, अब नहीं तो कब नहीं तो एक मैक्सिमम टाइम जोन तो मिल जाएगा ना आपको, टाइम फ्रेम तो मिल गया ना आपको। और फिर आपको अगर लाइसेंस ले लिया है तो एटलीस्ट आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट जो है वो भी आपको मैंडेटरी है, आपको बनाकर देनी ही पड़ेगी, जिसके अंदर आपके रोड्स आते हैं, जिसके अंदर आपकी वाटर सप्लाई आती है, आपकी ड्रेनेज आती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है और आपकी ओपन स्पेसेस आती है। जैसे मैं बार बार आपको वो अम्यूनिटीज की बात बता रहा हूँ, सड़कें, वाटर की सप्लाई, ड्रेनेज की, इलेक्ट्रिसिटी की और ओपन स्पेसेस, ये मैंडेटरी है बिल्डर के लिए, डेवलपर के लिए आपको बनाकर देनी है आपको जिस समय आप पोजेशन दे रहे होंगे। बेनिफिट क्या होगा? अब देखिए ना, मैं जैसे आपको बता रहा था, अनऑथराइज कॉलोनी से हट जाएंगे अगर उसी लगभग उसी प्राइस रेंज के अंदर, कैप तो नहीं लगा सकते इसके अंदर, पर देन अगेन ट्राई तो कर सकते हैं रेगुलेट करने के लिए। तो बायर का क्या हुआ यहाँ पर बेनिफिट, यहाँ पर आपको लीगली अप्रूव्ड प्लॉट मिल गए, दैट टू इन अ प्लान्ड कॉलोनी with modern amenities. So again the aim was to make sure कि आपको एक approved कॉलोनी के अंदर approved प्लॉट मिले, planned कॉलोनी के अंदर with all the modern amenities, basic amenities हो गई, modern amenities के साथ। और फिर इसके साथ एक और पॉइंट भी दिया गया कि ये नहीं है कि अनऑथराइज में तो लोन नहीं मिल पाता है, आपको और बहुत समस्याएं होती है, तो यहाँ पर बैंक्स के साथ टाई अप्स भी किया गया। आपको बैंक्स जो होंगे वहां पर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर लोन भी प्रोवाइड करेंगे, बायर्स को मेक श्योर करेंगे आपकी जो फाइनेंसिंग है वो इजी हो जाए, उसमें अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी सुख सुविधाएं जो थी वो दी गई, आपको मदद की गई बायर को। आपको मैंने इसमें रीजन बताया कब ये शुरुआत हुई, किन शहरों में अभी भी दीनदयाल जन आवास योजना चल रही है और कहां पर अभी बंद हो गई है, फरीदाबाद गुड़गांव जिसके अंदर नाम था। तो ये मैंने कोशिश करी थी आपको समझाने की कि दीनदयाल जन आवास योजना आखिर है क्या। इससे रिलेटेड और कोई अमेंडमेंट्स आती हैं, कोई चेंजेस आती हैं तो हम जरूर दोबारा से आपको अपडेट करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं दोबारा नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।